चलें स्टार्टअप लेते हैं, तो लास्ट जहाँ से हमने दूसरा फिनिश किया था वहां से स्टार्टअप लेते हैं। ठीक है, सेम प्रोजेक्ट जो मैंने क्लोज किया था उसी को मैंने ओपन किया। ठीक है, तो इधर स्टार्टअप यहाँ से लेना है कि पहले हमने यानी कि ऐप डॉट जीएस के ऊपर काम किया था। अब थोड़ा सा यानी कि हम डिफरेंट तरीके से भी काम करके इसके ऊपर देखते हैं कि ये काम होगा कि नहीं, यानी कि ऐप की जगह हम कोई और भी फाइल यूज करके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, कर देता हूँ। लास्ट हमने इसी प्रोजेक्ट को यहाँ तक वो फिनिश किया था। तो अब इसको क्या करते हैं कि ऐप डॉट जेएस को दोबारा से इसको रिमूव कर देते हैं पूरा प्रॉपर, है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ, जैसे कि होम डॉट जेएस के नाम से, जेएसएक्स के नाम से बना देते हैं। तो अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये मैं दूसरा इसको बल्कि एसआरसी के फोल्डर में लेके जाते हैं, मैंने मेन डायरेक्टरी के अंदर बना लिया। तो इसको मेन के अंदर वो हमने रैप करना है। ठीक है, यानी कि जो ऐप का जो ताल्लुक है वो सारा मेन से यानी कि स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे ऐप डॉट जीएस है, जीएसएक्स। तो यहाँ पे वो रैप की गई है। ठीक है, इसकी जगह पे हम अपना जो भी होम का या कोई भी आप दूसरा फाइल बनाते हैं उसको यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं, यानी कि उसके प्रोसेस के ऊपर वो दूसरा सारा काम होगा। अभी यानी कि हमारी जो मेन फाइल थी वो ऐप थी। ठीक है, अब यानी कि हम उसको यूज नहीं करना चाहते इन केस से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं। और दूसरी को जिस तरह पहले कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते हैं वो भी एज अ कंपोनेंट हम यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसमें हमने तो कोई कंपोनेंट बनाया भी नहीं है और ना ही उसमें कोई एक्सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वो शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहले जाके हम उधर कंपोनेंट बना लेते हैं, तो यानी कि ये एक्सपोर्ट भी हो जाएगा और हमें यहाँ पे वो शो भी हो जाएगा। इसीलिए यानी कि मैं इसको कर रहा हूँ लेकिन ये आ नहीं रहा। ठीक है, मोस्टली यानी कि हमारे से ये भी गलती हो सकती है कि अगर हम फाइल बना देते हैं उसमें अगर हम कंपोनेंट को पूरा यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट नहीं बनाते, जैसे कि होम है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, या कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो भी उसका नेम होगा उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना लाजमी होगा फंक्शन बनाने के बाद। तो फिर ही हम यानी कि किसी जगह पे उसको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको दोबारा से अगर मैं चेक करूं जिस तरह पहले मैंने किया था, तो यहाँ पे होम लिखा था। ये देखें, ये होम का वो आ चुका है इधर, है ना। पहले बार हम बंद कर देते हैं, ये देखें। ठीक है, वो होम का कंपोनेंट वो यहाँ पे आ चुका होगा। ऐप की जगह पे ये मैंने 2 बार किया है, इस वजह से ये 2 बार यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वो आप यानी कि इस चीज को वो ध्यान से रखना कि आप एक बार ही वो रैप करना है इसको ना, जो मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर यानी कि हम अपना कोई भी काम वो कर सकते हैं। अच्छा, सीएसएस के अंदर यानी कि जो दूसरा रिएक्ट जेएस के अंदर सीएसएस को इम्प्लीमेंटेशन करने के ना, वो जिस तरह हमने एचटीएमएल सीएसएस के अंदर पढ़ गया इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, और ये जो भी हमने वो दूसरा वो पढ़ी हुई है सीएसएस के, यानी कि जो 3 तरीके होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अगर हमने यहाँ पे होम को कलर करना है तो इनलाइन सीएसएस के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल और डबल कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमने काम करना है। यानी कि हमने इसको कोई भी चीज देनी है वो डबल कर्ली ब्रेसिस के अंदर जाके इसका काम करना है। और फॉन्ट, सर कोड थोड़ा जूम कर दें। ओके, अब सही नजर आ रहा है। जी सर, अब से। ठीक हो गया। अब ये देखें फॉन्ट साइज यानी कि मैंने जैसे किया ये आपने क्या करना है, स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग को यानी कि वो करना है इसका जो वो उसके बाद में
क्या करना है, डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करनी है, उसके अंदर सीएसएस वो यूज करनी है। और यहाँ पे एक चीज आपने देखनी कि जिस तरह आप सीएसएस पहले करते थे उस तरीके से सीएसएस यूज नहीं होगी। यहाँ पे वो कैमल केस में सीएसएस यूज होगी, जो कोई भी डैश वगैरह कोई चीज इस तरह नहीं आएगी जिस तरह आप पहले सीएसएस की फाइल में यूज करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है कि इनके जेएसएक्स के अंदर यूज करने का। वो आपने इसको इसी तरीके से करना है, जैसे हम यानी कि वो फॉन्ट वेट कर लेते हैं या कोई भी चीज कर लेते हैं, जिस तरह मार्जिन टॉप कर लेते हैं। तो मार्जिन टॉप करने के लिए भी हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते कि मार्जिन टॉप, इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा आपको ना। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब ये 100 पिक्सल मैंने ऊपर से टॉप से दिया है, तो ये देख लें 100 पिक्सल का वो आ गया। अब यही तरीका कि अगर मैं चाहूँ कि इसी लाइन को मैं एक्सटर्नल सीएसएस से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये ऐप डॉट जेएसएक्स की एक है, सॉरी, इधर मैं एक न्यू भी बना सकता हूँ होम के नाम से ही, होम डॉट सीएसएस। ठीक है, मैं एक न्यू डिव बनाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्लास की जगह हम क्लास नेम यूज करते होते हैं। तो क्लास आपने यूज नहीं करना, और सिर्फ क्लास नेम यूज करना है सीएसएस के स्टाइल करने के लिए ना। जब भी आपने वो सीएसएस की कोई क्लास इंप्लीमेंट करनी है, कि बस ये ध्यान आपने रखना है कि इसको क्लास नेम यूज किया जाए, ठीक। और अगर इसको मैं होम की क्लास दे रहा हूँ, इन केस मैं यहाँ पे होम का वो लिख देता हूँ क्लास। होम की क्लास में अगर मैं कोई यानी कि बैकग्राउंड में दे देता हूँ या कोई भी चीज दे देता हूँ, तो इधर यानी कि नॉर्मली जिस तरह आप सीएसएस पहले यूज करते थे सेम एज इट इज यूज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई। यहाँ पे वो दूसरा वो जो कलर था डिप का, वो तो यानी कि वो हो गया। इसको यानी कि मैं फिलहाल के लिए ना इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीएसएस की फाइल इसलिए वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इस हमने इसको इंपोर्ट नहीं करवाया। जब भी आपने सीएसएस को कोई भी यानी न्यू फाइल बनानी है, तो आपने उसको इंपोर्ट लाजमी करवाना है। हमने बनाया था होम के नाम से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम डॉट सी एस एस। ये देखें, यानी कि हमारा वो कलर बैकग्राउंड कलर जो हमने उधर वो किया था सीएसएस के अंदर, वो हमारा यहाँ पे वो शो हो गया, ठीक है। जब ये फाइल हमारी लिंक हो चुकी है, इसमें सीएसएस के अंदर जो भी चेंजिंग करना चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तो तरीकाकार ये हो गया कि यानी कि सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने का। इन केस आप यानी कि वो चाहते हैं कि आपने टेलविंड सीएसएस यूज करनी है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है इसको वाइट के ऊपर वो यूज करने का। टेलविंड सीएसएस की साइट के ऊपर चल जाते हैं, गेट स्टार्टेड के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास आता है फ्रेमवर्क गाइड्स। फ्रेमवर्क गाइड में हम यानी कि वो हमारा वाइट है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इसे। सबसे पहले ये जो यानी कि कमांड है npm create, ये वाली हमने वो ऑलरेडी कर ली है सीडी प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी, यानी कि हम इधर हैं, ठीक है। अभी हमने कौन सी कमांड वो करनी है, ये वाली कॉपी करनी है, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए थोड़ी के लिए मैं सर्वर बंद कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपने कोई न्यू जो इस तरह की सीएसएस की फाइल, जिस तरह ये कॉन्फ़िग की फाइल आती है, इसको इम्प्लीमेंट तभी करते हैं जब यानी कि वो सर्वर आप क्लोज करें और इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं पहले सर्वर ऑलरेडी वो क्लोज कर लिया, ठीक है। इसको इंस्टॉलेशन होने दें। ये सेकंड कमांड आपने इसको भी वो इंस्टॉल कर लेना है, उसको यानी कि चलाने से ये देखें डेविड डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की आपकी फाइल वो आ चुकी है यहाँ पे। तो अब ये टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट की फाइल यानी कि आ गई, उसके अंदर यानी कि हम देखते हैं कि हमारी सेटिंग क्या है। बेसिकली फाइल तो बन गई, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि हमने किस किस चीज के ऊपर अपनी ये टेलविन सीएसएस अप्लाई करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंटेंट है, अब ये देखेंगे एक कह रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर आपकी वो दूसरा टेलविन डॉट सीएसएस आपकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और दूसरा एसआरसी के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है, वो जेएस है, टीएस है, जेएसएक्स है या टीएसएक्स है, वो सब के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है।
जब ये रिप्लेस होगी तो हमारी यानी कि यहाँ ये CSS की जो फाइल है वो हर एक के साथ वो इम्प्लीमेंट होगी जो भी SRC के अंदर है। अब एक स्टेप यानी कि हमारा रह गया ये जो index.css का। अब इसको कॉपी करते हैं या हम देखते हैं index.css किधर है हमारी, ये वाली है। अब ये पहले ही मैंने ऑलरेडी पिछली बार एम्प्टी कर दी थी, तो यहाँ पे सिर्फ ये आपने पेस्ट कर देना है। अब दोबारा से सर्वर अपना चला देते हैं। अब जो पुराना हमारा वो CSS का कोड था वो हमारा नहीं चलेगा, हम इसको न्यू स्टाइल में वो कर सकते हैं। जिस तरह के ये वाला कोड दिया गया app.js में, हम इसको कॉपी करते हैं चेक करने के लिए, हम होम के अंदर जाके और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। ये यहाँ पे ऐप का वो दूसरा उसने किया हुआ है, हम इसको होम कर देते हैं क्योंकि हमने होम को रैप किया हुआ था। ये देखेंगे अंडरलाइन हो चुकी हुई है, और इनके हमारी वो CSS इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है यहाँ पे, है ना। ये अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है फोन को, और ये देखें अंडरलाइन भी है, फोन को बोल्ड भी किया है, 3XL भी किया हुआ है, यानी कि हमारी वो जो टेलविड CSS है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है। यहाँ तक हमारा टेलविड का प्रोसेस है वो भी खत्म हो चुका है, यानी कि अगर आपने जब भी टेलविड CSS को इम्प्लीमेंट करना तो वो ये तरीका कार है। नेक्स्ट स्टेप यानी कि हम आ जाते हैं कि इसके यानी के बाद एक्स्ट्रा, तो ये यहाँ तक टेलविड था। तो हम यानी कि अब वो चल जाते हैं जो नेक्स्ट आपने वो क्वेश्चन पूछा था चिल्ड्रन प्रॉप्स का। चिल्ड्रन प्रॉप्स किस तरीके से पास की जाती है। चिल्ड्रन प्रॉप के लिए हम ये प्रोडक्ट JS बनाया था, इस इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से बना लेंगे। किसी चिल्ड्रन प्रॉप को हम क्या करते हैं कि होम के अंदर इंपोर्ट वो कर लेते हैं। ये देखते हैं हमारा प्रोडक्ट का वो कंपोनेंट आ चुका हुआ है। प्रोडक्ट के अंदर लास्ट में हमने जो डाटा बनाया था वो सारा इसी यानी कि वो मेन के अंदर ही वो काम किया था। तो इसका जो थोड़ा सा यानी कि हम वो डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, जैसे कि अब हम उसको ना जो प्रोफेशनल तरीके से जैसे होता है कि डाटा वो एक सेपरेट फाइल में रखा जाता है। हम ऐसा उसी के फोल्डर के अंदर ही जाते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं डाटा के नाम से। वहां पे जाके हम यानी कि अब यूट्यूब की तरह हम एक कंपोनेंट बना के देखते हैं, जो एक वीडियो का कंपोनेंट होता है वहां पे उसका डाटा रख लेते हैं, ठीक है। डाटा ऑलरेडी मैंने वो दूसरा उसको जेसन फॉर्मेट की टाइप का बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट कर लूंगा। अब वीडियो के नाम से मैं एक वो बना देता हूँ JS की फाइल, क्योंकि ये इसका जावास्क्रिप्ट ये प्योर जावास्क्रिप्ट है और इसका रिएक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिलहाल हम इसी को यूज कर लेते हैं। ये डाटा है, इसमें कॉन्स्ट डाटा, और ये देखेंगे अरे है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं और बस उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और डाटा किया हुआ है। यानी कि मे बी आपको इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इसको एक बार वो चेक कर लें, अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ID है, टाइटल है, चैनल है, और यानी कि हम इसमें कंडीशनल रैंकिंग भी चेक करेंगे, और इसके अलावा इसमें हम चिल्ड्रन का भी वो कर लेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड है और व्यूज है, जिस तरह यानी कि एक यूट्यूब चैनल के ऊपर और दूसरा वीडियोस के ऊपर होता है। ये देखें जिस तरह एक यूट्यूब का ये वीडियो आ गई और ये उसका टाइटल आ गया, ये चैनल का नेम आ गया, ये उसके व्यूज हैं और ये टाइम पीरियड है। सेम हमने इसी तरीके से ये एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, इसी एक कंपोनेंट को हम रीयूज करेंगे। जितना भी डाटा आ जाए वो दूसरा हम इसी डाटा के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखें जैसे ये वेरीफाइड है और ये नॉन वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, ये कंडीशनल रैंकिंग सेम यानी कि उसी इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। अब क्या हमने करना है इसको, ये 2 फाइल्स मैं बंद कर दूं एक्स्ट्रा, मेन की भी अभी जरूरत नहीं है।
ऐप को फिलहाल के लिए हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं करना। वैसे ही मैं करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ समझाने के और दूसरा ये बस मैंने किया आपको। तो लेकिन आप ऐप में भी काम कर सकते हैं अपना, यानी कि कोई वो एक्स्ट्रा फाइल में भी काम कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम जाके इंपोर्ट, उधर क्या नाम रखा था हमने, डाटा, इसको इंपोर्ट करवा लिया और ये डाटा यानी कि हमारा आ चुका हुआ है। जिस तरह लास्ट हमने वो क्या किया था, डाटा को मैप करवाया था, सेम एज इट इज हम डाटा को मैप करवाएंगे। डाटा डॉट मैप, इसमें एरो फंक्शन यूज कर देंगे। डाटा के नाम हम वीडियो कर लेते हैं या फिर वो दूसरा डाटा ही रख लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जाके हमने क्या करना है, रिटर्न, रिटर्न के अंदर जाके div, div के अंदर वो दूसरा हमने इसको वो रिटर्न करवा, सॉरी मैं थोड़ा सा वो यानी कि वो, बल्कि इसमें हमने इस प्रोडक्ट को लेके जाना था, मैं इसी कंपोनेंट के अंदर वो इसको वो करने लग गया। यानी कि अगर इसी कंपोनेंट में करेंगे तो से यानी कि हमारा ये प्रोसेस होगा कि हम इसको इस तरीके से वो शो करवा सकते हैं। ये देखेंगे यानी कि आ गया, लेकिन हमने तो एक सेपरेट कंपोनेंट वो बनाया था, हम उसके अंदर वो इसको लेके जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ले आएंगे इस टीम की जगह पे। लास्ट मैंने आपको इसमें मैप करना बताया था, तो मैप कैसे करते हैं। अब इसमें हमने प्रॉप पास करनी है, जैसे लास्ट हमने की थी। सबसे पहले यानी कि हमारे पास वो क्या चीज आ रही थी, इस डाटा के अंदर देखें, आईडी, टाइटल, चैनल, हम ये प्रॉप्स वो वन बाय वन वो बना लेते हैं जो हमने वो प्रोडक्ट के अंदर पास करनी है। आईडी, एक कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, ये सारे वो प्रॉप्स है, आईडी, डाटा डॉट आईडी, टाइटल, और फिर यानी कि सारे के सारे प्रॉप्स यहाँ पे वो पास हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने प्रॉप्स को रिसीव करना है। प्रॉप्स को रिसीव करने का तरीका क्या है, यानी कि जो हमारे पास प्रॉप्स की आईडी, उसके बाद में चैनल, और उसके बाद में क्या था हमारे पास, टाइटल, वेरीफाइड का और व्यू का और टाइम का। यहाँ पे CSS का जो सर मैंने थोड़ा सा वो डिजाइन किया हुआ है, तो CSS को मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। मैं सिंपल सा इसको प्रोडक्ट को ये वो बना देता हूँ। जो प्रोडक्ट वैसे ही नाम रखा है, बेसिकली इसका नाम वीडियोस होना चाहिए था, लेकिन मैंने वो फिलहाल के लिए वो लास्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसी के ऊपर वो इसको बना लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने इस जो भी प्रॉप्स आ रही है उसको पास करते हैं। डिव ले लेते हैं, एक डिव के अंदर सबसे पहले वो आईडी पास कर देते हैं। आईडी स्पेशल मैंने एक और चीज के लिए रखी हुई है, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए वो करवा रहा हूँ। इससे हम यानी कि वो जो पिक्चर्स हैं वो आईडी के थ्रू हम वो काम करवाएंगे। अब ये देखें हमारे वो लेक्चर्स, हर चीज यानी कि वो यहाँ पे प्रॉप्स आ चुकी है। जस्ट एक मिनट, मैं इसको सेटअप कर लूँ। अब ये वेरीफाइड आ रहा है, ठीक है। तो अगर यानी कि वेरीफाइड हमारा ट्रू होगा तो हमने क्या करना है, कंडीशनल रेंडरिंग के लिए, तो यहाँ पे हम वो क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि ये अगर हमारा वेरीफाइड यानी कि ट्रू, हमने इसको ट्रू बूलियन में लिया हुआ है, ये देखिए ट्रू या फॉल्स। हम इसको दोनों को यानी कि वो दोनों चीजें चेक कर सकते हैं कि ये ट्रू में है या फॉल्स में। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर, वेरीफाइड, इसको चेक करने का ये तरीका टर्नरी ऑपरेटर होता है कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो आपने पहले सबसे पहले वेरिएबल का नेम, उसमें क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में फिर स्ट्रिंग, सबसे पहले अगर ट्रू होगा तो फिर उसके बाद में कॉलन, और फिर उसके बाद में जो सेकंड फॉल्स पोजीशन आपने देनी है। अब ये देखें यहाँ पे वो ट्रू आ रहा है। इसको मैं कलर भी देता हूँ ताकि आसानी से आपको वो नजर आ जाए। कलर देने का और दूसरा क्या बताया था, अभी हमारी CSS स्टाइल इंप्लीमेंट नहीं होगा, हमारा क्या होगा,
क्लास नेम, क्योंकि हमने टेलविंड यूज की हुई है तो यहाँ पे हमारे वो दूसरा टेलविंड यूज होगी। अब बैकग्राउंड रेड 500, ये देखें अब ये वेरीफाइड है तो ट्रू आ रहा है, तो फॉल्स है तो, यानी कि इस तरीके से आप दे सकते हैं। ये मैंने वो इसको बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया था कि आपको इजीली नजर आ जाए। अगर मैं इसको दूसरा करता हूँ फॉल्स है, यानी कि हमने वो शो नहीं करवाना हमारे पास, यानी कि एक तो तरीकाकार ये है। हम दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हमारे पास एंड का तरीका है कि अगर हम यानी कि इसमें कहते हैं, सिर्फ इसलिए हम कहते हैं कि ट्रू शो करवाए, बाकी कुछ भी शो ना करवाए। काइंडली अपने माइक ऑफ कर दें। अब ये देखें सिर्फ हमें ट्रू आ रहा है और फॉल्स की वैल्यू हमें शो नहीं हो रही। जस्ट एक मिनट मैं माइक ऑफ कर दूं। हमारा क्लियर नहीं है नेट। हम्म फिर हमने इसको यानी कि ये देखें, ये जो कॉलन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि हमने इधर मेंशन किया हुआ है ये कॉल, ये वाला, इसी वजह से ये आ रहा है। अगर ये मेंशन ना हो तो दूसरा फिर ये कॉलन भी नहीं आएगा। अब ये देख यहाँ पे दूसरा जो वेरीफाइड आ रहा है उसी को वो सिर्फ शो करवा रहा है, बाकी यानी कि उसी के ऊपर कलर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इन केस मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ये देखें दूसरा, यानी कि यहाँ पे हमारी एक बैकग्राउंड खत्म हो गई, यानी कि ये वाला भी फॉल्स के अंदर वो चला गया। हमारे पास अब कितने वो ट्रू में बचे हुए हैं, सिर्फ दो, ये देखें। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग इसको कहते हैं। इन केस मैंने कोई चिल्ड्रन इनके पास करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक कोई बटन भी हो प्ले के लिए, तो प्ले के लिए बटन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन पास कर देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक बटन वैसे ही पास कर रहा हूँ, बाद में इसका प्रॉपर हम एक दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे, उसके थ्रू हम काम करेंगे। प्ले के बटन के अंदर ये इसके चिल्ड्रन प्रॉप्स के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डाटा है ना, ये वाली सेम चीज इसके टाइटल में ये चीज आ जाती है। ठीक है, अब एक यानी कि हमारे पास इशू है कि यहाँ पे ये अभी शो नहीं हो रहा। ये शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये चिल्ड्रन में पास किया है और यहाँ पे वो शो भी नहीं होगा। इसको पास करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉप्स के थ्रू इसको पास करना पड़ेगा, प्रॉप्स पास करके फिर इसको सेव करना पड़ेगा प्रॉप्स को। चिल्ड्रन लिव चिल्ड्रन, ये देखेंगे बटन आ चुका है। इसको थोड़ा सा वो CSS इसकी करनी पड़ेगी, इसलिए ये आपको नजर नहीं आ रहा है। क्लास नेम, ये देखें। ठीक है, ये बटन हमारा वो आ चुका है। अभी बीजी और रेड ही दिया हुआ है, यहाँ ऑरेंज दे देते हैं ताकि थोड़ा सा वो डिफरेंट हो। ये देखें, ये हमारे पास वो बटन आ चुका हुआ है, यानी कि ये प्रॉप से वो पास किया हुआ है। इसको कहते हैं ये दूसरा चिल्ड्रन। जिस पहले हमने किया था पेरेंट चाइल्ड से पेरेंट या पेरेंट से चाइल्ड, यानी कि ये कॉन्सेप्ट होता है। लास्ट एक बंदे ने क्वेश्चन किया था बच्चे ने, कि इसको यानी कि हम चिल्ड्रन के थ्रू कैसे वो कर सकते हैं। चिल्ड्रन का भी एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो हमारा प्रॉप बना हुआ है इसका यानी कि चिल्ड्रन अब ये बटन है, तो इसको हमने पास किया था और इसको जाके हमने सिर्फ उसके अंदर वो शो करवाया था कि इस जगह के ऊपर वो चिल्ड्रन शो हो। बस इसका इतना कॉन्सेप्ट है। जब भी आपने यानी कि वो बटन को पास करना है या किसी चीज को भी वो इस तरीके से करना है, यानी कि यहाँ पे टाइटल देने का एक तरीका है। एक मिनट जरा ना, आप क्वेश्चन पूछ लें तब तक है ना, जस्ट एक मिनट होल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन है कि ये आपने आज वो होम JSX बनाई जिसमें यानी कि आपने ये प्रोडक्ट को इसके अंदर ये कॉल करवाया ये नीचे डाटा के, ये जैसे सारा मैप फंक्शन नीचे,
ये आपने ये इस कॉन्सेप्ट को करवाने के लिए किया है, जैसे आप वो चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड वाला? नहीं, ये होम का इसलिए किया है कि सम टाइम होता है कि कोई बंदे कहते हैं कि यानी कि हमने ऐप के अंदर ही क्यों काम करते हैं। ये आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यानी कि ऐप के अलावा भी आप काम कर सकते हो जीएसएक्स के अंदर कि नहीं, यानी कि रिएक्ट के अंदर। तो यानी कि एक सही। अपना खुद का कंपोनेंट बना के, यानी कि ऐप के अलावा भी बेसिकली। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, तो अब ये देखें सिर्फ यहाँ पे रिएक्ट के अंदर वो दूसरा किया हुआ है। अब ये जो मेन डॉट जेएसएस का पता क्या काम है, जैसे हम एक डॉम बनाते थे, ये देखें आपने, आपको ये नजर आ रहा होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। जी जी ये जो आईडी है ये कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है हमारे वो दूसरा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर से। अगर हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाते हैं तो ये सारी एचटीएमएल सीएसएस वही चीज है, बस यहाँ से वो आईडी के थ्रू इसको यानी कि एक्सेस कर पा रहा है। बाकी सारा काम वो रिएक्ट के अंदर ही वो कर रहा है। जी, ठीक हो गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने ये और डाटा की अलग से डाटा का कंपोनेंट बनाया, उसमें वीडियो डॉट जेएस का यानी कि रखा। अब ये एक एरे में आपने ये ऑब्जेक्ट बनाए, तो आपने जी जब वो बटन का पास किया, बटन बना के जो प्रॉप सीधे कॉल करवाए चिल्ड्रन के, तो ये जो ये जी। ऑब्जेक्ट हम उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे डाटा डॉट चैनल कॉल ये यूज कर सकते हैं? अभी देखें मैंने इसको सेम ऐसे ही तो किया था। मैंने क्या किया था, ये मेन है, और ये होम है। होम के अंदर ये देखें मैंने बटन के अंदर यहाँ पे जहाँ पे हम वो वैसे बटन का नाम लिखते हैं, मैंने उधर क्या किया है, मैंने उधर सिर्फ यानी कि जो हमारे पास मैप का फंक्शन चल रहा था डाटा डॉट टाइटल, मैंने ये शो करवाया है। मैं जस्ट ये पूछना चाहता था कि हम यूज कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स? हाँ जी, ये देखें जी हमारा वो टाइटल ही आ रहा है ना, जैसे ये देखें सेम टाइटल हमारा ये नीचे भी आ रहा है। जी जी। थैंक यू। यानी कि ये वाला ये टाइटल है और ये देखेंगे मैच हो रहा है, ये टाइटल और ये जी मैच जी। हो रहा है। यानी कि बटन को सेम एज इट इज ही मैंने वही काम करवाया है। थैंक यू। जी। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, यानी कि अब हम ना थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं कि स्टेट दूसरा एक इवेंट हैंडलर के ऊपर वो देखते हैं कि इवेंट हैंडलर होता क्या है। इन केस मैं इस बटन के ऊपर वो क्लिक करता हूँ तो ये वर्क भी तो करना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये वर्क करे और कुछ यानी कि हमें वो शो करवाएगा, यानी कि जिस तरह हमने वो डॉम के अंदर वो इवेंट हैंडलर कर रहे थे, जो एच टी एम एल सी एस एस के अंदर, और यहाँ पे भी इवेंट हैंडलर वो हम करके चेक करते हैं। अभी फिलहाल मैंने ये कंपोनेंट नहीं बनाया, फिर आपको बता रहा हूँ कि मैंने जस्ट एक बटन चेक कर दिया। नेक्स्ट क्लास में यानी कि जो कल हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको कंडीशनली भी वो करेंगे कि एक ही बटन को जिस तरह टॉगल होता है उसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे हम वीडियो अगर प्ले और पॉज का बटन यानी कि हम बना सकते हैं, और उसी को यानी कि पूरा एक कंपोनेंट बना के इसी के ऊपर वो यानी कि हम वो काम करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको स्टेट मैनेजमेंट का और इसका इवेंट हैंडलर का वो थोड़ा सा सिर्फ आइडिया देना कि इवेंट हैंडलर होता क्या है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ क्लिक करें तो उसके लिए दो तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे और टॉप के ऊपर एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन हैंडल क्लिक की बना लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है, सॉरी। ये देखें अब ये मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो हमारा वो कंसोल के अंदर इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल के अंदर जाते हैं, और कंसोल के अंदर ये देखिए क्लिक आ रहा है। अगर मैं जैसा ये हमें वो क्लिक की वैल्यू आ रही है, तो ये ये एक इनका तरीका हो गया हैंडल क्लिक का। जैसे पहले हम करते थे फंक्शन इनके पास करते थे, अगर इन केस मैं यहाँ पे ये चीज कर देता हूँ
तो यानी कि क्या होगा, जैसे फंक्शन पास कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये देखें वो क्लिक हो रहा है, यानी कि मैंने तो ऐसे क्लिक ही नहीं किया, ये वो चारों के ऊपर वो क्लिक हो रहा है। ये 4 बटन है ना, हमारे पास चारों का डाटा आ रहा है और ये 4 क्लिक आ रहे हैं, यानी कि जैसे ही पेज री रेंडर होगा और चारों के ऊपर ऑटोमेटिकली क्लिक होगा। ये हमने इसको रिएक्ट जेएस के अंदर ये वाला मेथड यूज नहीं करना। जब भी आपने फंक्शन बनाना है उसको सिंपल इस तरीके से ही कॉल करना है, या फिर उसको एक एरो फंक्शन के अंदर वो आपने रैप करना है। अगर आप यानी कि उसमें पैरामीटर से वो कोई वैल्यू ले रहे हो तो आपने उसको एरो फंक्शन के अंदर वो करना है। एक तो तरीकाकार ये हो गया था कि आप एक एक्सटर्नल फंक्शन बना लें। सेकंड एक तरीका है कि आप यहाँ पे एक एरो फंक्शन वो बना सकते हो इस तरीके से। तो वहां पे आपको इसको यानी कि अगर कॉल करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखिए अब क्लिक नहीं हो रहा, अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब यानी कि ये चल रहा है। ये तरीका कार है, यानी कि आपने जब भी इस तरीके से अगर वो आपने इसको करना है तो आपने इसको एरो फंक्शन के अंदर रैप करके वो यूज करना है। ओके। उसके अलावा यानी कि हमने वो आज एक काम करना था स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर, कल इसको यानी कि वो ज्यादा मजीद बेहतर तरीके से करेंगे। जस्ट आपको इंट्रो दिया है कि इवेंट हैंडलर के ऊपर कि इसको फंक्शन को इस तरीके से यूज करना है। कल क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा पार्ट होगा इसलिए मैंने आपको ज्यादा नहीं बता रहा। कल क्योंकि हमने एक ही दूसरा बटन के ऊपर हमने 3 तरह के फंक्शन भी अप्लाई करेंगे, और उसके अलावा फिर इवेंट हैंडलर भी डिफरेंट टाइप के करेंगे, वो फिर आपको यानी कि वो समझ नहीं आएगी। क्योंकि लास्ट टाइम काफी बच्चों ने कहा था कि आप यानी कि थोड़ा सा ना वो स्लो समझाए प्रोसेस आपका, यानी कि काफी वो आप स्पीड से समझा रहे हैं। जब भी यानी कि हमने रिएक्ट किससे काम करता है, रिएक्ट के अंदर जो भी आपने यहाँ पे वो चेंजिंग करनी है आप हमेशा स्टेट के थ्रू भी कर सकते हो रिएक्ट में चेंजिंग करने के लिए, ठीक है। आज यानी कि हमारा इसका यानी कि काम खत्म हो गया होम का। हम एक दोबारा से एक न्यू कंपोनेंट बना देते हैं, प्रोडक्ट की अभी हमें जरूरत नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, मैं न्यू एक कंपोनेंट बना देता हूँ यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ये वाला कोड आपको सबको गिट में मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। स्टेट क्या होती है, स्टेट बेसिकली हमारे पास रिएक्ट हमें क्या कहता है कि आप जब भी कोई वैल्यू चेंज करना चाहो जो आपकी विंडो यानी कि जिस तरह कोई वेबसाइट के अंदर कंसोल के अंदर नहीं है, इस एरिया के अंदर जब भी आपको चीज जिसको रेंडर करवाना है हमेशा एक स्टेट के थ्रू ही आप उसको करवा सकते हो, स्टेट के बगैर आप उसको नहीं करवा सकते। उसका क्या तरीका कार है कि हम एक ऐप बनाते हैं लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। तो उसमें क्या करना है, स्टेट को डिफाइन करने का ये तरीका है कि आप यानी कि काउंट यानी कि सबसे पहले इसमें गेटर और सेटर वाला मेथड होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वो गेटर और सेटर वो पढ़ा हुआ है क्लासेस के अंदर, सेम वैसा ही मेथड है कि यानी कि ये क्या होता है कि ये वैल्यू को गेट करने के लिए यानी कि आप इसमें वैल्यू जो काउंट है अकेला, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसके ऊपर आपने काम करवाना है। जैसे अगर वीडियो रख रहा हूँ तो मैं वीडियो और सेट वीडियो करूंगा। तो अभी मैं मुझे काउंटिंग के लिए चाहिए था, यानी कि जब मैं काउंटर ऐप बना रहा हूँ तो मुझे इसलिए मैंने काउंट ही रख लिया, ठीक है। जी बोले। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट वो एपीआई और रिड्यूसर वो एक बाद में आता है, वो अभी नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, वो बाद का प्रोसेस है। वो भी हम करेंगे लेकिन वो अभी नहीं। ये एक बार लाइक वो कंप्लीट होने दे, फिर ये मैं क्वेश्चन आंसर आपके करता हूँ, थोड़ा सा वेट करने पास है ना 5-10 मिनट के लिए। तो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कर सर लेते हैं। सर स्टेट किस लिए यूज होती है, एक बार रिपीट कर देंगे? स्टेट इसलिए यूज होती है जब भी दरअसल है ना, आज आपको सिर्फ स्टेट का वो एक छोटा सा डेमो देना है। स्टेट होती क्या है, स्टेट है यानी कि जब कल आपको दूसरा प्रॉपर एक वो कंपोनेंट बना के प्योर, अभी यानी कि जस्ट मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको कल को ना इजी रहे कल के लेक्चर में। स्टेट यूज इसलिए होती है कि जब भी आपने कोई कंपोनेंट को री रेंडर और इस एरिया में को री रेंडर करना है तो यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करनी है। जैसे यानी कि मेरा इन केस नेम है इसरार, और मैं चाहता हूँ कि उसको दूसरा मैं रिप्लेस करूँ। यहाँ पे पहले इसरार लिखा हुआ है,
और मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँ या अंजन लिखना चाहूँ या कुछ भी लिखना चाहूँ, उसको वेरिएबल यानी कि वो चेंजिंग करने के लिए स्टेट यूज होती है, यानी कि दोबारा से री रेंडर होगा और वो न्यू वैल्यू जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, कल आपको वो इजी तरीके से समझ आएगी। पता क्या, अभी कंपोनेंट वो अब जिस तरह ये जीरो वैल्यू हमने दी हुई है, यहाँ पे जीरो, अगर मैं यहाँ पे प्लस वैल्यू करूँ, यानी कि वो जिस तरह काउंटर ऐप बनाते हैं आप, वो प्लस यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं इसको इसके बगैर करूँ स्टेट के, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी अगर उसको मैं प्लस करना चाहूँ तो वो री रेंडर होके शो नहीं होगी। स्टेट हमेशा इसलिए यूज की जाती है कि जो भी रिएक्ट कहता है कि जो भी आपने चेंजिंग करनी है इस जगह पे, उसके लिए आपको यानी कि वो हुक्स यूज करनी पड़ती है, यानी कि आज हम पहली हुक यूज कर रहे हैं यूज स्टेट की। ठीक है, उसके लिए हम ओके ओके मैं सर। आपको उसका थोड़ी सी एग्जांपल मैं समझाऊंगा कि यानी कि स्टेट को चेंजिंग कैसे होती है। थोड़ा सा बस वेट करेंगे। यानी कि हमारी जो पहली हुक है यूज स्टेट की, अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रखी हुई है। यानी कि सबसे पहले हमने ये रखा काउंट कॉमा और उसके बाद सेट काउंट, यानी कि उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वो वैल्यू ले देते हैं H1 की। H1 की यहाँ पे हम क्या करते हैं कि काउंट रख लेते हैं। काउंट की वैल्यू यहाँ पे वो दूसरा शो होनी चाहिए, यानी कि क्या थी डिफॉल्ट में जीरो। तो उसके बाद में हम यहाँ पे एक बना लेते हैं बटन। बटन के अंदर हम क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट वो लिख देते हैं, इंक्रीमेंट। ठीक है, और एक यानी कि बटन हम और बना लेते हैं जिसको कहते हैं डिक्रीमेंट, प्लस माइनस करने के लिए। तो अब यानी कि इसके ऊपर हमने क्या काम करना है कि यहाँ पे अगर मैं एक इवेंट हैंडलर भी करूंगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के ऊपर यानी कि हमने वही एरो फंक्शन है, ये जो सेट काउंट है उसमें क्या किया हमने कि काउंट में +1 कर दिया। इसी चीज को यानी कि हम यहाँ पे शो करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑन क्लिक के अंदर हम सेट काउंट को माइनस कर देंगे -1। सिंपल, यानी कि इतना काम है। एक मिनट, ये क्या है ये? जस्ट एक मिनट देखना था ये क्या आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा उनकी लाइट ऑफ हो गई, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, फ्रंट बैक हो जाते हैं। अभी ब्रदर क्वेश्चन भी कर रहे थे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपी की बात करें, बेसिकली जो स्टेट है ना, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है लोकल और एक स्टेट होती है ग्लोबल, राइट। जो लोकल स्टेट होती है उसका जो स्कोप होता है, ऑलरेडी हम सीख रहे हैं कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो रिएक्ट में हम कोई भी फाइल बनाते हैं, दिस इज योर कंपोनेंट। तो एक जो कंपोनेंट है उसके अंदर हम कोई स्टेट मेंटेन करना चाहते हैं, दिस इज योर लोकल स्टेट, इट्स ओके। तो उसके लिए हमें स्टेट को यूज करना पड़ता है। अगर हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं और उनके इन बिटवीन डाटा को शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पास ग्लोबल स्टेट का ना कंसेप्ट आता है। तो जब हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, ऑफ कोर्स इस कोर्स में कॉन्टेक्स्ट एपीआई पार्ट है, डिटेक्स नहीं है, तो उसमें हम देखेंगे ग्लोबल स्टेट को हम कैसे मेंटेन करते हैं। रिएक्ट हमें बेसिकली ये फैसिलिटी नहीं देता। सपोज आपने एक वैल्यू वेरिएबल में डिफाइन की, उसको आप इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको मेंटेन नहीं करता। तो रिएक्ट ने कंसेप्ट आपको दिया स्टेट मैनेजमेंट का, कि आप ये चाहते हैं हर कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज किया जाए। तो उसके लिए हुक्स का एक वर्ड यूज होता है। हुक्स कुछ भी नहीं है, कोई भी हुक्स होगी उससे पहले यूज का वर्ड आता है, आगे उस हुक का नाम आता है। अभी जो हम हुक जो
सीख रहे हैं फर्स्ट स्टेट के लिए, दैट इज यूज स्टेट। इस तरह कोई और हुक भी होगी तो हमेशा हुक से पहले यूज का वर्ड आएगा, आगे उसका नाम आएगा। तो यूज स्टेट बेसिकली एक सिंपल कंपोनेंट्स में आप अपनी, ये समझ ले कंपोनेंट की एक अपनी मेमोरी है जहां हम कुछ डाटा को मेंटेन करना चाहते हैं फॉर टाइम बीइंग, तो उसके लिए हम स्टेट को यूज करते हैं। स्टेट इज योर लोकल स्टेट, अभी हम जो बात कर रहे हैं। तो उसका कोई कोई इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं तरीका होता। जैसे हम स्टेट को इंपोर्ट करवाते हैं यूज स्टेट को, और उसमें दो चीजें होती है, एक वेरिएबल का नाम होता है, उसका फंक्शन होता है। फंक्शन के थ्रू हम उस वेरिएबल्स की जो वैल्यूज को सेट करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और जो सिंपल वेरिएबल होता है जो उसमें जो वैल्यू को स्टोर करता है उसके थ्रू हम उसको रिट्रीव करते हैं। तो ये मेन कंसेप्ट होता है स्टेट का, जिसके लिए हम ना, यानी ये समझ कंपोनेंट्स हमने बनाया, उसके अंदर लॉट ऑफ वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स अपनी कोई मेंटेन नहीं कर सकते वैल्यू, दूसरे लफ्जों में हम उसको कहते हैं अपनी स्टेट मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए रिएक्ट ने हमें जो कंसेप्ट दिया है वो स्टेट मैनेजमेंट का दिया। स्टेट मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए आपको उसकी हुक यूज करने पड़ेगी। अलॉट ऑफ हुक्स है, लेकिन अब हमें जो हुक की यूज पड़ेगी दैट इज यूज स्टेट। उसको सिंपल ब्रदर ने यूज करके आपको बताया था। तो उसमें सिंपल यही था कि आपने मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल डिफाइन किया, काउंट नाम का, डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख ली। अब आपने दो बटन बना लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। अब आप ये चाहते हैं कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू है जो मैंने डिफाइन किया उसमें मैं प्लस को क्लिक करूँ तो इंक्रीमेंट हो, और नेगेटिव को क्लिक करूँ इंक्रीमेंट ना हो, यानी डिक्रीमेंट हो। तो ये ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा यूज स्टेट हुक को यूज करके, और देन बटन क्लिक करने के ऊपर उसका जो सेटल फंक्शन है वो उस वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जो डिक्रीमेंट फंक्शन है वो उसकी वैल्यू में डिक्रीज करेगा तो देन वो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये बेसिकली ना रिएक्ट के अंदर कंसेप्ट दिया गया हुआ है। इसके थ्रू हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स बनाकर उनकी स्टेटें हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आई थिंक इसरार ऑनलाइन। नहीं सर, वो ओके, आई ऑफलाइन हो कैन गए। शेयर। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछ लें। अभी मैंने अगर थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू जस्ट दिया तो उनकी लाइट ऑफ होगी, इस वजह से वो कम बैक कर देते। अभी स्टेट में किसी को अच्छा कोई सर, इशू है आप पूछ लें। स्टेट जी को जी यूज जी स्टेट को जी। यूज करने के लिए हुक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हुक क्या है, हुक कुछ भी नहीं है। मसलन बिल्टन्स आप कह लें कि फंक्शंस हैं, तो हम उनको, उन्होंने कंसेप्ट दे दिया हुक्स। तो अलॉट ऑफ हुक्स है। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता ना चाहिए, कोई भी जब हुक यूज करेंगे उसको ऑफ कोर्स हम इंपोर्ट कराएंगे रिएक्ट से, तो हर हुक के नाम से पहले यूज का वर्ड आता है। ठीक है, जब अभी हमने जो हुक यूज किया वो कौन सी यूज की है, यूज स्टेट। इस तरह यूज इफेक्ट है एंड सो ऑन, यूज रैप है एंड सो ऑन। तो थोड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए, जब भी हम कोई स्टेट यूज कर रहे हैं उससे पहले कौन से तीन लेटर आते हैं यूज, और आगे उस हुक का नाम आता है। तो फॉर टाइम बिंग हम साथ साथ जो हुक्स यूज करते जाएंगे, तो हर हुक का एक अपना पर्पज है। अभी हम उनका स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं लोकल, नॉट ग्लोबल। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लेटर सीखेंगे जब आपने कंपोनेंट्स से ज्यादा वर्किंग कर रहे हो, आप चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल्स के डाटा को डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम पास आउट करें, तो वहाँ कंसेप्ट आता है ग्लोबल स्टेट का। देन वी कैन यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो भी सिंपल एक कंपोनेंट की स्टेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिंपल लोकल स्टेट को यूज कर रहे हैं, दैट इज यूज स्टेट। उसमें दो ही चीजें होती है, सिंपली कुछ भी नहीं है। आप एक उस वेरिएबल का नाम बताएंगे, आगे उसका फंक्शन होगा, और आगे यूज स्टेट लिख के उसकी डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देंगे। अगर आपने नंबर से काम करना है तो आप उसकी नंबर वैल्यू डिफाइन कर दें। अब लाजमी स्ट्रिंग टाइप की स्टेट हो सकती है, बूलियन टाइप की भी स्टेट हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर, यूज केस के ऊपर। जिस टाइप का वर्क है तो हम उस टाइप की ही स्टेट बनाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। विदाउट स्टेट आप कंपोनेंट में कोई वेरिएबल या कोई भी थिंग डिफाइन करते हैं, उसको आप ये कह ले टेम्परेरी स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें स्टेट का सहारा लेना पड़ता है। आई होप क्लियर होगा। जी, एनीवन एल्स कोई और क्वेश्चन करना चाहे, कोई इश्यू हो स्टेट के बारे में, या और सीएसएस थोड़ा सा गाइड किया गया है। टेलविंड की इंस्टॉलेशन करके वो कॉन्फ़िगरेशन प्लस वो आपको गाइड किया गया कि आपने टेलविंड को कैसे यूज करना है। आई होप कि सर सभी मेरा को क्वेश्चन अंडरस्टूड है। जी जी
सर आपने अभी बताया कि जैसे स्टेट लोकली और ग्लोबली होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर दें। मुझे लोकली का तो समझ आ गया, ग्लोबली का नहीं समझ आया सर। ओके, मैं ट्राई करता हूँ डायग्राम से आपको बता दूँ तो ज़्यादा बेटर है। जी थैंक यू सर, बताओ। सर जी लोकली और ग्लोबल के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं डायग्राम से ना थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। सॉरी म्यूट था माइक। स्क्रीन सॉरी विजिबल है सबको? यस सर, जी विजिबल सर है। विजिबल है। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। इट्स ओके, 3 कंपोनेंट को हम ये कंसिडर करेंगे, ये रिएक्ट की एक फाइल है, एक कंपोनेंट है। ये रिएक्ट की दूसरी फाइल है, दूसरा कंपोनेंट है, और ये तीसरा है। नाम आप कोई भी दे दे, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया ये 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है। इट्स ओके, ये अपनी अपनी प्लेस के ऊपर बने हुए हैं। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसका नाम क्या है? काउंट। ओके, इसकी वैल्यू क्या? 5। अब यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन किया मनी, इसकी वैल्यू क्या? 10। और इसमें पैसा वेरिएबल डिफाइन किया 0.25। अब हर कंपोनेंट के अपने अपने वेरिएबल्स। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कंपोनेंट 3 है, क्या नाम है, इसके अंदर ये काउंट की वैल्यू यूज करो। तो आपके जहन में कोई कंसेप्ट आता है कि मैं कैसे इसको यूटिलाइज करूँ? एनिमल टेल। मुझे कोई बताना चाहे कि अगर मैं कंपोनेंट 3 में काउंट की वैल्यू को यूज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? ठीक है, डायरेक्टली मैं नहीं गेट कर सकता क्योंकि ये जो वेरिएबल इस कंपोनेंट का पार्ट है, इसका स्कोप है इस वेरिएबल तक है, ठीक है। ये यहाँ पर असेसेबल नहीं। सेम एज इट इज यहाँ मनी वेरिएबल है, इसका स्कोप इस कंपोनेंट तक है, इसकी असेसिबिलिटी सिर्फ इस कंपोनेंट है, नॉट दिस वन एंड नॉट दिस वन। और सेम पैसा जो वेरिएबल है, इसका भी स्कोप इस कंपोनेंट तक है, और इसके जो लेफ्ट टू कंपोनेंट वहां तक इसकी असेस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो वेरिएबल है ये लोकल है इस कंपोनेंट का। ओके, अब इस कंपोनेंट के अंदर जब हमने इसकी वैल्यू को मेंटेन करना है, इसको पैसा को इसमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, एंड सो ऑन, तो यहाँ पर जो हमें अप्रोच मिलती है उसको हम कहते हैं लोकल स्टेट मैनेजमेंट, लोकल स्टेट। ओके, यानी ये हम इस कंपोनेंट की लोकल स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं, और उस लोकल स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें एक हुक यूज करनी। भाई हुक का वर्ड होता है, और जो हुक हमने यूज की उसका नाम है यूज स्टेट, ठीक है। कोई भी हुक होगी
उससे पहले ये यूज का वर्ड आएगा, आगे स्टेट का नाम होगा। स्टेट सिंपल है, कुछ भी नहीं होता। आप इसको जब डिफाइन करते हैं आप लिखते हैं कॉस्ट, इसी तरह ये ब्रैकेट होती है, इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कि आप उस स्टेट का क्या नाम, सपोज मैं काउंट एक वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ कोमा। अब इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए इस वेरिएबल की वैल्यू को, इसका फंक्शन होता है उसको सेटर फंक्शन कहते हैं। कन्वेंशन ये कहता है जो आपका वेरिएबल का नाम है उसी तरह का आप उसका नाम रखें। तो काउंट नाम है तो उसका नाम मैं सेट काउंट, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये रखें तो ये बेटर अप्रोच है। इसके बाद इक्वल आगे आप यूज स्टेट उस हुक का नाम देते हैं, ओके। और फिर ब्रेसेस के अंदर हम उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो साइन, क्योंकि अभी हम काउंट ऑफ कोर्स एक नंबर वेरिएबल मेंटेन करेगा, तो मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख देता हूँ, इट्स ओके। तो ये मैंने एक स्टेट मेंशन की है, उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया काउंट, और ये उसका सेटर फंक्शन है। ये इसलिए है कि जब मैंने इस वेरिएबल को यूज करना है तो बाय यूजिंग दिस फंक्शन मैं इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर सकता हूँ या इसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट यानी चेंज कर सकता हूँ। जस्ट उसका मेथड ये होता है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने लिखना है सेट काउंट, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है काउंट की जो भी है डिफॉल्ट मैंने क्या साइन किया 0। मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ क्या लिख दूंगा +1, ओके। इसी तरह अगर मैं इसमें डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा सेट काउंट -1। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, डिफॉल्ट अगर सपोज मैं इस कंपोनेंट से लिंक हूँ तो डिफॉल्ट इसकी वैल्यू थी काउंट की, मिसाल के तौर पर डिफॉल्ट वैल्यू थी काउंट की 0, ओके। और जब यहाँ पर मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो लाइन चलेगी उसके बाद काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इस तरह इस कंपोनेंट के अंदर हम इस वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं, इसका स्कोप सिर्फ इस कंपोनेंट तक है बाय यूजिंग दिस हुक यूज स्टेट। सिंपल उस स्टेट को पहले आप डिफाइन करना पड़ेगा, उसका एक नाम होगा और उसका एक फंक्शन होगा। बाय यूजिंग दिस फंक्शन हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, चाहे आपने इंक्रीमेंट करना है चाहे डिक्रीमेंट। देन आप इस कंपोनेंट के अंदर उसके वेरिएबल से खेल सकते हैं, यानी उसकी स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज योर लोकल स्टेट। लेकिन अगर इस वेरिएबल को मैं इस कंपोनेंट में यूज करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता, ओके। तो इसका अपना वेरिएबल, इसका अपना है। तो ऊपर मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ लिखा ग्लोबल, तो हमें फिर एक ग्लोबल स्टेट बनानी पड़ती है, उसके अंदर वो वेरिएबल डिफाइन करके तो देन हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल ग्लोबल को हम इसमें भी यूज करते हैं, इसमें भी, इसमें भी। तो वो ग्लोबली वेरिएबल सभी कंपोनेंट में असेसेबल होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्टेट। तो इसमें हम आगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे, उसमें हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, जो जो हमें ग्लोबल स्टेट वेरिएबल एंड फंक्शंस और रिक्वायर्ड होंगे वो हम एक दफ़ा बना लेंगे, फिर अपने कंपोनेंट्स में उनको इंपोर्ट करवा के उसको यूज कर लेंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है छोटा सा, कि आपकी जब एप्लीकेशन ग्रो करती है तो आपने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में डाटा को जरूरत होती है। प्रॉप्स के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी एप्लीकेशन कंपोनेंट ग्रो करे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करना। तो दैट्स वाई ये अप्रोच हमारे सामने आती है, किसकी, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अ लॉट ऑफ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है जो कॉमनली यूज होती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। आपने एक का कंसेप्ट सीखना है, लेटर ऑन आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड और ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट एज एसटीएन है एंड सो ऑन है, तो आप उनको यूज करके अपने जो कंपोनेंट्स हैं उसमें अपनी स्टेट को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर होगा लोकल और ग्लोबल में डिफर क्या होता है, लोकल क्यों यूज करते हैं और ग्लोबल क्यों Yes. यूज करते हैं। ओके, ये सर आई थिंक got मैंने it. राफी सर हो गया क्लियर। जी सर एक और चीज़ बताइएगा, जी जैसे जी स्टेट आपने कहा दो है, एक लोकल एक ग्लोबल है, उस स्टेट को यूज़ करने के लिए हम हुक का इस्तेमाल करते हैं, तो अ लॉट ऑफ हुक क्यों है स्टेट को यूज़ करने के लिए? हर एक का अपना पर्पज है ना। अभी यूज स्टेट हम यूज कर रहे हैं, इसका पर्पज अलग है। तो डिफरेंट हुक्स हैं, उनका जैसे जैसे बाय नेम कन्वेंशंस जो जो आता जाएगा पर्पज भी समझता लगता जाएगा। ऑलरेडी ना मैंने इन स्टार्ट में ही हम लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिएक्ट में ना दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक क्लास बेस और दूसरे कौन से होते हैं, फंक्शनल। में भी आपको याद हो बात की थी ना स्टार्ट। जी सर असल ठीक में है। यस सर। ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि अब फंक्शनल कंपोनेंट चलते हैं, क्लास कंपोनेंट आस्ता आस्ता खत्म हो गया, ये नहीं ओल्ड एप्लीकेशन में बने हैं, यू कैन यूज इट। तो जब क्लास कंपोनेंट्स में
कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो हम यूज़ करते थे, तो लेटर ऑन फिर वो कंसेप्ट आस्ता आस्ता ख़त्म होता गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टोटली ख़त्म हो गया, अभी भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। तो वो क्लास में जो हमें फंक्शनैलिटी मिलती थी कुछ चीज़ों की, वो उन्होंने एज अ कन्वर्ट कर दी हुक्स के अंदर। सिंपली आप इसको ये समझ लें कि जब हम क्लास कंपोनेंट यूज़ करते थे, तो वहाँ हमें क्लास के अंदर बहुत सी फंक्शनैलिटी मिलती थी, तो वो हम वहाँ यूटिलाइज करते थे। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट्स में वो हम फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई फिर रिएक्ट ने क्या किया, उसकी हुक्स बना दी, ताकि वो आपको जो क्लास के अंदर फैसिलिटीज मिलती थी वो आप एज अ हुक उस फंक्शनैलिटी को इन फंक्शन कंपोनेंट्स में यूज कर सके। तो क्लियर हुआ थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि अभी क्लास कंपोनेंट को सीख नहीं रहे, तो जस्ट एक ओवरव्यू दिया। जिन्होंने अगर सीखा हुआ है ऑलरेडी आइडिया है, तो क्लास कंपोनेंट की कुछ फंक्शनैलिटी होती थी वो हम फंक्शनल में नहीं यूज कर पाते, तो वो फंक्शनैलिटी उन्होंने क्या करी है, रैप करके हुक्स बना दिया और उन्होंने उसको वो कहते हैं आप यूटिलाइज कर ले। जैसे जैसे हम हुक्स जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको स्टडी करते जाएंगे और लेटर ऑन उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। अभी फर्स्ट जो हुक थी दैट्स नेम इज यूज स्टेट, उसको यूज किया है जैसे लिटिल बिट एग्जांपल ही काउंट की थी और कुछ नहीं थी, ये समझाने के लिए थी और कुछ नहीं है। तो आप वेरिएबल का नाम या काउंट था, इंटीजर टाइप आप स्ट्रिंग टाइप की बना सकते हैं, आप बुलियन टाइप की भी स्टेट बना सकते हैं एंड सो ऑन। ये आपके यूज केस पर डिपेंड करता है। मकसद आपको सिर्फ ये समझाना था कि हर कंपोनेंट की अपनी एक स्टेट होती है, वो हम खुद मेंटेन नहीं कर सकते। उसको मेंटेन करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, हुक का। और हुक में भी कौन सी हुक को यूज करना पड़ेगा, यूज स्टेट। और ये कन्वेंशन है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी स्टेट है उसके जो स्टार्ट में वो क्या आएगा, यूज। तो आपके फौरन ज़हन में आ जाएगा ये कौन क्या हम यूज कर रहे हैं, हुक। तो ये एक कन्वेंशन है, आपको पता होना चाहिए। और जब भी कोई स्टेट बनाते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक उसका फंक्शन होता है जो उस के अंदर वैल्यू को सेट करेगा, और दूसरा होता है गेट, जिसके अंदर वो वैल्यू सेव होती है, हम उसको गेट कर लेते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको समझ लगेगी। लाजम नहीं है आपने अगर 100% कोई चीज़ सुनी है तो वो समझ लगेगी, कुछ रिकॉर्डिंग में आपको समझ लग जाएगी एंड सो उन कुछ कंसेप्ट होते हैं वो आस्ते आस्ते ही क्लियर अप होते हैं। तो आई थिंक मैंने ग्राफिकल ओवरव्यू दे दिया, तो आई होप ऑल इज ओके। यस सर, ओके, एनी क्लियर हो गया। क्वेश्चन? ये ओके, एनी क्वेश्चन था क्वेश्चन? वेब डेवलपमेंट जी के जी हिसाब से कि आजकल मार्केट में वो जो एआई टूल है डेविन, तो जी बहुत जी। सारे ये कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में जो वेब डेवलपमेंट जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मतलब फ्यूचर नहीं है इसमें, तो उसके बारे में आप कुछ बताइएगा कि देखिए कोई जी इम्पैक्ट होगा डेविन का हम पे? देखिए जी हर बंदा स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी। पढ़ाई तो खत्म नहीं होती, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इट्स ओके। तो मैं यही का भी स्टूडेंट हूँ, इट्स ओके। तो ये बात इंटरनेशनल सतह पर भी की जाती है और आपने अक्सर जो बड़े हैं जिन्होंने एआई पर वर्किंग की है, तो इसका ये कतन मकसद नहीं है कि एआई आ जाएगी तो वो ह्यूमन मैन पावर ले जाएगी। हाँ, लिटिल बिट है, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो ह्यूमन करता है तो हम एआई से उसकी, यदि आप एआई आपके साथ एक हेल्पर है, आप इसको ये कंसिडर कर रहे। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं एआई आ जाए तो सभी कुछ खत्म हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। यानी आप ये कह रहे हैं आपके साथ एक हेल्पर है, मिसाल का तो असिस्टेंट आ जाएगा आपके पास, आपने अब प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो मिसाल के तौर में ऑलरेडी लेंथी कोड करता था, तो विद द हेल्प ऑफ एआई, चैट जीपी एंड सो ऑन, आजकल हर डेवलपर यूज करता है। तो कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कोड लेंथी होता है, उसने लिखना होता है, वो असिस्टेंट को यूज करके हेल्प लेके, लेकिन वो खुद ही अपनी वेबसाइट एंड सो ऑन बनाता है। ये चीजें वगैरह होती है। ये नहीं आप ये समझ ले कि आपने एक हेल्पर रखा हुआ था अपना, उसको पे करते थे, आपने वो हेल्पर खत्म कर दिया, चैट जीटीपी की फैसिलिटी ले ली। तो चैट जीपी भी फ्री तो नहीं है ना, अभी वो कुछ फैसिलिटी फ्री दे रहा है, तो आपको पेड पर मूव होना पड़ता है कुछ चीजें लेने के लिए। बात वही आ जाती, वहाँ पर्सन हायर करते थे या आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो थोड़ी लो कॉस्ट जरूर मिलेगी, लेकिन आपको हेल्पर मिल जाएगा, ये आप चीज कह लें। ऐसा नहीं है, ये एक मार्केट में अफवाह भी कह लें या इस तरह लोग बातें तो करते हैं, ये चीजें वगैरह है। तो ऐसे हो जाए तो फिर सब अपना काम करके बंद कर दें, तो यही सब कुछ कर लेती, हमें करने की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं पॉसिबल है। अ लिटिल बिट थोड़ी सी चीजें, हेल्पर कह ले, असिस्टेंट कह ले, वो आपके पास आ जाएगा, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। डेवलपमेंट में भी कोई भी बंदा किसी फील्ड में है, उसके लिए जो अलॉट ऑफ वर्किंग है उसके लिए वो आसानी पैदा कर देगा। इसको मैं हेल्पर कहूंगा, असिस्टेंट कहूंगा, और कुछ नहीं कहूंगा। इट्स ओके। जी सर, थैंक यू।
ठीक है, आप बाकी रिसर्च भी कर सकते हैं, वक्त के साथ आपको चीज़ें खुद क्लियर होंगी। मैं ये नहीं कहता आप मेरी पूरी राय के ऊपर इस पर मुतफिक हो, तो वक्त के साथ आपको इंशाल्लाह ना चीज़ें कुछ क्लियर होती जाएंगी। ये चीज़ें इट्स ओके। टुडे वाइंड अप करें क्लास को, इंशाल्लाह कल फिर बाकी चीज़ें हैं, आप इसको